हेलो दोस्तों, आप लोगों का जेनिथ क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का चैप्टर चौथा शुरू कर रहे हैं, अर्थात उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और सीखिए इस लेसन को बेसिक तरीके से। आज इस लेसन का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, तो इसको सीखना आपको जरूरी होगा। तो यहां पर चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। तो यहां पर हम लोग आज रासायनिक बलगतिकी को समझते हैं। तो क्या है रासायनिक बलगतिकी की शुरुआत हम छोटी छोटी परिभाषाओं से करते हैं, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो रासायनिक बलगतिकी जो होगा, इसमें मेन जो टॉपिक है रासायनिक साम्य का है। तो रासायनिक साम्य को समझने के लिए पहले कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझना होगा। तो कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार में हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा ये होगी, थोड़ा पहले समझ लेते हैं। जैसे हम कह दें ए और बी मिलके हमारा प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद। ए और बी मिलकर के उत्पाद बनाते हैं। अब जो हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी, उनमें जो हमारे रिएक्टेंट होंगे अर्थात अभिकारक होंगे, वो क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट यदि हम बात करेंगे आगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, तो उसमें क्या होगा, अभिकारक उत्पाद बनाएंगे लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की परिभाषा यहाँ पर नोट करते हैं। क्या होगी अर्थात ये अभिक्रियाएं क्या होंगी। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, जो केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं। क्या होती हैं? केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसे भी सरल भाषा में भी कह सकते हैं आप कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाती हैं? अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अर्थात इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझते हैं। जैसे अच्छा, इतनी बात आप समझ गए हैं गौर से कि केवल ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या होंगे, इनको समझते हैं। तो जैसे हमारा उदाहरण के तरीके पर हम बोलें तो जैसे उदासीनीकरण है, या पहला उदाहरण हम लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ का अवक्षेप बनेगा वो सदैव क्या होंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ये काहे का एग्जाम्पल होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का होगा। नंबर दूसरी बात है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होगी अर्थात अभिक्रियाएं जो होंगी वो क्या होंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। नंबर तीसरी बात यह है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन, तापीय अपघटन, यह भी क्या होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। चौथी बात कहें तो ये हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रियाएं होंगी वो भी क्या होंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ये सब काहे के एग्जाम्पल हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनेगा वो क्या होंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। और प्रबल अम्ल और क्षार रहेगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, यदि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में दुर्बल अम्ल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, दुर्बल अम्ल, तो वो हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन उदासीनीकरण में यदि प्रबल हमारा क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, तो जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। तापीय अपघटन अर्थात थर्मल डिकम्पोजिशन वाली जो रिएक्शंस होंगी वो भी क्या होंगी, हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर चौथी बात कही गई है ऑक्सीकरण तथा अपचयन की जो अभिक्रिया होगी अर्थात अभिक्रियाएं जो होंगी वो भी क्या होंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद अच्छा ये तो आप समझ ही गए हो, इनमें क्या होगा, एक ही दिशा में रिएक्शन चलेंगी अर्थात अभिकारक क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। अर्थात A प्लस बी मिलकर के C प्लस डी भी बना सकता है, या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट कह दीजिए। लेकिन C और D क्या होगा, पुनः अभिक्रिया करके विपरीत दिशा में नहीं होगी अभिक्रिया, अर्थात C और D उत्पाद C और D अभिकारक को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, क्योंकि ये लेसन हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर ही आधारित बातें करेगा, तो इसलिए हमको इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। हाँ, तो अब आते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद बनाते हैं तथा उत्पाद अभिकारकों को बना देंगे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहेंगे। तो ऐसी
रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में, ऐसे भी आप कह सकते हैं, जो दोनों दिशाओं में अर्थात अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद बनाते हैं तथा उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इस बात को हम क्या कह सकते हैं, जैसे ए और बी अभिक्रिया करके C और D बनाता है, तो C और D अभिक्रिया करके A और B को बना सकता है। इतनी बात, ठीक है। A और B ने क्या किया? अभिक्रिया किया, C और D बना दिया। C और D आपस में अभिक्रिया करके A और B बना सकता है। A और B पुनः अभिक्रिया करके C और D बना सकता है। ये पुनः अभिक्रिया करके A और B बना सकता है। ऐसी बात है। अब ऐसे हम लंबा लंबा तो नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, A और B अभिक्रिया करके C और D बनाता है, C और D बनाता है, C और D अभिक्रिया करके A और B को बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, जो हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी तो यहाँ पर बीच में उत्क्रमणीयता का चिन्ह आता है। एरो, केवल एरो या बराबर के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? ये रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह लगाएंगे, उत्क्रमणीयता का। ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह ये दिखाता है, इधर अभिकारक उत्पाद को बनाते हैं, उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात को ध्यान देना योग। हाँ, तो यहाँ पर हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल ये होगा कि H2 और I2 की क्रिया यदि बंद पात्र में कराई जाती है तो हमारा बन जाता है 2HI, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारक या उत्पाद में से कोई भी गैस यदि होगा तो क्रिया सदैव बंद पात्र में कराई जाती है, अर्थात संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर देखिए H2 और I2 दोनों गैस के रूप में है यहाँ पर, तो 2HI बनता है और HI पुनः H2 और I2 में टूट जाता है। तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया कि HI का बनना क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरी बात कहें यदि हम, तो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एस्टरीफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण। एस्टरीकरण की जो क्रिया होती है, एस्टरीफिकेशन, वो भी क्या होती है, हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तीसरी बात कहें तो हम दुर्बल अम्ल का जो उदासीनीकरण होता है वो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। दुर्बल अम्ल का या अम्लों का कह सकते हैं, दुर्बल अम्लों का उदासीनीकरण। ठीक है, ये भी क्या है, एक
उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इतनी बात आप सीख गए होंगे। अब हम यहाँ पर अगली बात सीखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक साम्य। क्या सीखने वाले हैं? रासायनिक साम्य को। रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि रासायनिक साम्य क्या होता है। तो इस बात को हम समझेंगे। रासायनिक साम्य जो होगा वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर ही होता है, ठीक है, अर्थात जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ए और बी मिल करके सी और डी बनाते हैं, सी और डी पुनः अभिक्रिया करके ए और बी को बनाते हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि प्रारंभ में ए और बी जब आपस में मिलाया जाएगा तो ए और बी की सांद्रता रहेगी कुछ ना कुछ, अर्थात अधिक रहेगी। और ए और बी अभिक्रिया करके सी और डी बनाएंगे तो ए और बी की सांद्रता लगातार कम होती जाएगी और सी और डी की सांद्रता जब ये बनता जाएगा सी और डी तो इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता के बराबर हो जाएगी, अर्थात उनका कंसंट्रेशन जो होगा अर्थात सांद्रता होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि रासायनिक साम्य क्या होता है। तो इसकी परिभाषा ऐसे आएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह अवस्था जिस पर अग्र क्रिया का वेग पश्च क्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, या आप ऐसे कह दीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह अवस्था जिस पर अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता के बराबर हो जाती है और यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पर परिभाषा हम सीधी सी कहें तो ये कहेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अभिकारक की सांद्रता या अभिकारकों कह दीजिए, एक से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता के बराबर हो जाती है, की सांद्रता के बराबर हो जाती है, रासायनिक साम्य कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक साम्य कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये है, हम कुछ हड़बड़ी के साथ नहीं सिखा पाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना होगा, धैर्यता के साथ इस चीज को सीखना होगा, जैसे कि आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप हमारे क्लास को ऑफलाइन मान के पढ़िए, ठीक है, ऑनलाइन के तरीके से नहीं। तो सांद्रता क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्या कहलाता है? रासायनिक साम्य कहलाता है, साम्य कहलाता है। ये बात हो गई। तो यहां पर रासायनिक साम्य की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी
अब हम यहाँ पर सीखेंगे रासायनिक साम्य की कुछ विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अर्थात रासायनिक साम्य के गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक साम्य के गुणधर्म या गुण, चलो गुणधर्म ही लिख दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इसका, तो यहां पर एक बात तो परिभाषा से ही स्पष्ट है कि अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता के बराबर हो जाती है। रासायनिक साम्य पर अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता के बराबर हो जाती है। उत्पादों की सांद्रता के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये पूरा एक गुणधर्म हो गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रासायनिक साम्य पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया रुक गई है, पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। रासायनिक साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, रुकती नहीं है। अगली बात यह है कि रासायनिक साम्य अभिक्रिया के ताप, अर्थात अभिक्रिया के ताप का मतलब है अभिकारकों का ताप, सांद्रता और दाब को यदि परिवर्तित करेंगे तो रासायनिक साम्य भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ताप, दाब तथा सांद्रता का प्रभाव रासायनिक साम्य पर पड़ता है। रासायनिक साम्य पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि सांद्रता, ताप दाब और सांद्रता का प्रभाव तो रासायनिक साम्य पर पड़ता है, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति रासायनिक साम्य को प्रभावित नहीं करती है। चौथी बात हम एक और सीख लेते हैं, रासायनिक साम्य पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात रासायनिक साम्य पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन मतलब है फ्री एनर्जी चेंज। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इतनी बात नोट करेंगे आप। अब हम यहां पर थोड़ा मार्कर को डार्क कर लेते हैं। ये बात नोट हो गई होगी आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या हो रहा है। हाँ, तो आगे हम सीखते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ये एक महत्वपूर्ण नियम है जिसको नॉर्वे के रसायनज्ञों ने दिया था, और उन रसायनज्ञों का नाम है गोल्डबर्ग तथा वागे, ठीक है। तो हम यहां पर सीखने वाले हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम।
या एक में मिलाकर के द्रव्यानुपाती क्रिया नियम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिया नियम। तो ये नियम क्या होगा, इसको नार्वे के रसायनज्ञों गोल्डबर्ग तथा वागे ने दिया था। तो इसमें हम लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन, नियम का प्रतिपादन नार्वे के रसायनज्ञों, नार्वे के रसायनज्ञों गोल्डबर्ग तथा वागे, गोल्डबर्ग तथा वागे ने प्रतिपादन गोल्डबर्ग तथा नार्वे के रसायन गोल्डबर्ग तथा वागे ने किया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, डैश करके इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे स्थिर ताप पर, ताप को क्या कर दिया जाएगा, स्थिर कर दिया जाएगा, निश्चित कर दिया जाएगा, कांस्टेंट कर दिया जाएगा। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, क्रिया करने की दर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर जो होती है वो एक्टिव मास के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, यहां पे पदार्थ और लिख सकते हैं, पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होगा, पदार्थ की जो क्रिया करने की दर है पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर क्रिया करने की दर को ही हम अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं। जैसे हम कह दें A और B अभिक्रिया करके C और D बनाते हैं, C और D पुनः उत्पाद A और B को बनाते हैं, अर्थात अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर A और B अग्र क्रिया के वेग को निर्धारित करेंगे, C और D पश्च क्रिया के वेग को निर्धारित करेंगे, अर्थात इनकी सांद्रता निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर हम आज थोड़ा कम ही सीखते हैं कि हम यहाँ पर केवल ये सीख लेते हैं क्रिया करने की दर क्या होगी। तो क्रिया करने की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग कह दीजिए या क्रिया करने की दर कह दीजिए। तो अभिक्रिया का वेग या क्रिया की दर, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया यहाँ पर पदार्थ की क्रिया करने की दर क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी A का सक्रिय द्रव्यमान और B के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। क्योंकि दो पदार्थ हैं यहाँ पे, तो A और B के दोनों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगी। अर्थात क्रिया करने की दर को ही हम अभिक्रिया का वेग भी कहेंगे। और यहाँ पर एक बात और भी समझ लेना है, जो सक्रिय द्रव्यमान होगा उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम A को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसका मतलब है A का सक्रिय द्रव्यमान।
एक्टिव मास ऑफ ए। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम ये के यहाँ पर नियतांक लगा सकते हैं और ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय द्रव्यमान, इतनी बात। तो यहाँ पर पदार्थ की क्रिया करने की दर रहेगी, पदार्थ की क्रिया दर या अभिक्रिया का वेग, एक ही चीज रहेगा। यहाँ पर एक बात और भी बहुत ईमानदारी से सीखना है, जो हमारा एक्टिव मास होगा अर्थात सक्रिय द्रव्यमान, उसी को हम मोलर सांद्रता भी कह सकते हैं और मोलरता भी कह सकते हैं, एक ही चीज होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है, लिख दे रहे हैं कि जो हमारा सक्रिय द्रव्यमान होता है, सक्रिय द्रव्यमान को ही हम कह सकते हैं मोलरता। मोलरता आप लोग सीख चुके हैं इसके पहले वाले लेसन में, और मोलरता को ही हम अर्थात सक्रिय द्रव्यमान मोलरता के बराबर होती है, और तीन चीजें आपस में बराबर ही होती हैं। और क्या होता है, मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण या सांद्रता, ठीक है। ये तीन चीजें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।